नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा विशिष्ट रहने वाला है क्योंकि मेरे सम्मुख मेरे आदरणीय, जिन्हें मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ और एक आदर्श रूप भी देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और उसके विभिन्न आयामों को किस तरीके से उन्होंने अपनाया और लगातार शोध में अपने संस्थान के द्वारा या देश में विभिन्न सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या किसी बड़े कार्यक्रम में उसका प्रचार प्रसार अपनी बात रख करके किया। कैसे व्यक्ति जिनके साथ अंक जुड़े थे, ऐसे व्यक्ति जो बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े ओहदे पर रहे, लेकिन ज्योतिष में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें मैं उनकी मद्रास में जो उनकी यात्रा रही अपने पेशे में, उसमें उस जगह उन्होंने जो इस शास्त्र को अपनाने में, समझने में, दक्षिण भारतीय पद्धतियों को जो उन्होंने वहाँ अपना योगदान किया, जो उन्होंने वहाँ सीखा, उससे भरपूर आगे समाज को लौटाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक विशिष्ट क्षेत्र जो देश का है, ग्वालियर। वहां से अगर ग्वालियर का नाम लेते हैं तो एक ऐसी शख्सियत जिसे हर व्यक्ति पहचानता है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। उनको देखने में उनकी उम्र उन पर कभी हावी नहीं हो पाती, हमेशा प्रफुल्लित, हमेशा उनमें एक जो हम कहते हैं स्फूर्ति, एक बाल्य अवस्था की जो होती है, हमेशा उनमें दिखती है। हमेशा एनर्जेटिक, सबको साथ लेके चलते हैं और अपनी बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी क्लैरिटी से, बड़ी संलग्नता से कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे शख्स को आज आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका नाम है श्री रमेश भाई गांवकर। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो चूंकि आज पॉडकास्ट है और हम इसे इसके पार्ट्स में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज सबसे पहला पड़ाव हमारा होगा जिसमें हम जो नए ज्योतिषी हैं, जैसे हम कहते हैं कि बिगिनर्स हैं, एंट्री लेवल या प्लस हैं, तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को कैसे अपनाया जाए, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी। यानी मूल प्रश्न यही है कि जब ज्योतिष में आप आते हैं तो इसके चमत्कार को देख करके आते हैं या आप इससे क्या चाहते हैं या आपको क्लियर हो, लेकिन शास्त्र है वो आपको कैसे डिसिप्लिन करता है, ये हम दादा की जुबानी उनकी इस यात्रा को जाने और उससे उनका संदेश आने वाले युवा हैं या इसमें जो अभी आ चुके हैं, उन्हें उसका लाभ लेना चाहिए कि इस यात्रा को वो कैसे करें। दादा, आपका स्वागत है और आप इस विषय पर बिल्कुल बेबाक विचार जरूर दीजिएगा। ऐसा है कि जहाँ तक विषय की बात है, ज्योतिष एक बृहद विषय है। इसको हम कभी भी कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं, भविष्य कथन के लिए या हमारे सोसाइटी के लिए। हमारे जीवन की हर घटना से ये जुड़ा हुआ है और हर घटना से जुड़ा होने से हमें इन सारी अपने चारों तरफ की परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये विषय इतना, मैंने जैसे बताया आपको कि इतना बृहद है कि इसकी बृहदता का वर्णन करने के लिए लोग इसे साइंस के रूप में भी निरूपित करते हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा भिन्न हूं। भिन्न इसलिए हूं कि ये साइंस नहीं है, ये साइंस का साइंस है। साइंस ऑफ साइंसेस कहलाना चाहिए इसे। इसका कारण है कि ज्योतिष के अलावा जितने भी विषय हैं, सारे इस विज्ञान में निहित हैं। सर्वप्रथम अगर अपन बात करें गणना की, तो हमें गणित आना जरूरी है। फिर हम स्थान की बात करें तो हमें ज्योग्राफी आना चाहिए। हम सोशल की बात करें तो हमें सोसाइटीज के सारी परिस्थितियां आना चाहिए। हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो हमें एंथ्रोपोलॉजी आना चाहिए। हम मनुष्य के बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियरल साइंस भी आना चाहिए। हम मनुष्य के रोगों की बात करते हैं तो हमें मेडिकल साइंस भी आना चाहिए। हम बॉडी के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो हमें केमिस्ट्री भी आना चाहिए। ऐसा मतलब कोई विषय नहीं बचता जो इसमें निहित नहीं है। सारे ही विषय निहित है और सारे ही विषयों में एक आदमी का पारंगत होना जरा
थोड़ा सा कठिन सा लगता है। रहा मेरा सवाल कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आया, वो भी एक अपने आप में अनूठी कहानी है। जहां तक मैंने भी अभी तक जिन लोगों से बात की है, वो भी लगभग इसी माध्यम से ही इस विषय में उन्होंने प्रवेश किया है। और एमएससी 1975 में एमएससी करने के बाद बॉटनी में मैंने एमएससी किया था। उसके बाद 3 साल तक मुझे कोई जॉब नहीं लगा। विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं देता रहा, लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। तो मनुष्य की एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी जानूं कि मेरा भविष्य क्या है, और भविष्य जानने के लिए केवल माध्यम एक ज्योतिषी विषय है और इसके अलावा कोई दूसरा विषय ऐसा नहीं है। तो मैंने भी विभिन्न उस समय के तत्कालीन विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क किया, पत्रिकाएं दिखाई, हर कोई यही कहता मिला, अरे बोला आपकी कुंडली में तो राजयोग है। फिर राजयोग तो है, लेकिन मेरा तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने अपने नाना जी के पास में 3 वर्ष उनके पास बैठता था। उनके पास मैंने कुछ हद तक ज्योतिष की प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने मुझे मानसागरी, फल दीपिका और ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र जैसे ज्योतिष के बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, इनके संस्कृत के श्लोक भी रटवा दिए। मैंने उन्हें रट भी लिया। और उसके बाद चूंकि साइंस का विद्यार्थी होने की वजह से हर चीज का प्रैक्टिकल करके जब मैं देखता था तो मुझे उसमें समझ में नहीं आता था कि ये नियम यहाँ दिया हुआ है और यहाँ लागू नहीं हो रहा है। कई बार नियमों को जब पढ़ा गया तो मानसागरी में वही नियम कुछ और बताता था, फल दीपिका में वह नियम कुछ और बताता था, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कुछ और बताता था। उस समय इस चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो भी बताता पुस्तक में, अगर ग्रंथ में किसी में या पुस्तक में लिखा है तो उसको मानने के अलावा अपने पास कोई रास्ता भी नहीं होता था। अब उसके बाद करीब 3 साल बाद जॉब भी लग गई थी बैंक में। तो बैंक में मुझे एक SD तिवारी करके गुरु मिले। वो मात्र 3 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे जो मेरे प्रश्न उत्तर थे, जो ज्योतिष में प्रश्न, उनका उन्होंने जवाब दे दिया कि ये ऐसे नहीं, इसका जवाब ऐसे होता है और ये ऐसा इसके लिए करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनका भी ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर हो जाने से मैं वापस खाली हो गया, लेकिन वहां से मेरी ज्योतिष की एक लाइन मुझे मिल गई, ये कहें, या ये कहें कि मैं इसके अंदर घुसने के लिए, इस विद्या में घुसने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने के लिए दक्ष हो गया। वहां से फिर जो जर्नी आगे बढ़ी, विभिन्न विद्वान ज्योतिषियों से चर्चा करते हुए, विभिन्न सेमिनारों में आते हुए, और जैसे वर्तमान के या पूर्वी के कुछ लोग, दयाशंकर जी हैं, उसके बाद आर संथानंद जी थे, बीवी रमन जी भी थे, ऐसे लोगों से, और अपने यूके झा भी, काफी लोग ऐसे इन लोगों से मिलते रहे। और इनके मिलने से ज्ञान में जो वृद्धि हुई, वो ज्योतिष के लिए परिपूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक ये मानता हूं कि कम से कम 1% ज्ञान तो मुझे इस विषय का हो गया। तो लोगों का जो इस विद्या में प्रवेश होता है, जब उसको सबसे पहले कुछ अपने लिए सटीक जवाब नहीं मिल पाते, तब उसे लगता है कि मैं ही इसे देखूं कि ये विषय कैसे काम करता है। तो जो नए आने वाले विद्यार्थी हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहता है कि देखिए,
ऐसे करके आप ज्योतिष में मत प्रवेश करिएगा। ज्योतिष में अगर आपको प्रवेश करना है तो मन लगा के, जैसे आप आईआईटी के लिए पढ़ते हैं या आईआईएम के लिए पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के लिए पढ़ते हैं या किसी अन्य विषय के लिए पढ़ते हैं, उस तरह से हृदय से अपने आप पूरे विषय को पारंगत करिए। आप पूरे विषय में आप पारंगत करिए, क्योंकि इस विषय के आज के जमाने में 3 सिद्धांत हो गए हैं, 3 स्कंद हो गए हैं। तो तीनों स्कंद, सिद्धांत, संहिता और होरा, पुराने जमाने में ये पंच सिद्धांतिक कहलाता था। पंच सिद्धांत में इसमें क्या है कि शकुन शास्त्र और प्रश्न शास्त्र भी जुड़ा हुआ था, बाद में वो कम कर दिया गया और 3 ही सिद्धांत रहे। तो ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि वास्तविक विद्वान ज्योतिषी वही है जिसे सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब पूर्ण ज्ञान तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ एक चीज कि जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें सिद्धांत और संहिता इसका ज्ञान परिपूर्णता से नहीं है। उसका एक कारण भी है, पुराने काल में जब हमें सिखाया जाता था तो गणित और एक जन्मपत्री बनाने में 1.5 2 दिन लग जाते थे। सारे ग्रह स्पष्ट करना, चंद्र स्पष्ट करना, भवो भय आदि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा स्पष्ट करने में 1.5 से 2 दिन, अगर षोडशवर कुंडली बनानी है तो इससे भी ज्यादा समय लग जाता था। आज के जमाने में क्या हो गया, कंप्यूटर के आने से गणित का लोप हो गया है, और गणित का लोप हो जाने से आधा ज्योतिष समाप्त सा हो गया है, क्योंकि केवल होरा लोग पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना नहीं चाहते। तो मेरा इन लोगों से सभी से ये निवेदन है और आग्रह भी है कि सर्वप्रथम पहले ज्योतिष का गणित सीखें, गणित के बाद उसका संहिता सीखें, संहिता के बाद आप इसको जो है होरा सीखें। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से होरा पे चले जाएं, क्योंकि अगर आप एकदम से होरा पे चले गए तो आपको इसके मूलभूत सिद्धांत जो है कि ये होरा कैसे काम करता है ये नहीं पता पड़ेगा। और अगर ये नहीं पता पड़ेगा तो आपको भविष्य कथन करने में या फल कथन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसके आगे अगर अपन बात करते हैं कि लोगों को क्या, हालांकि कहना नहीं चाहिए ऐसा, मानसागरी में तो मानसागरी हुआ और अन्य ग्रंथ हुए, बृहद पराशर होरा शास्त्र हुए, इसमें इन्होंने ज्योतिषी के लक्षण भी दिए हैं कि एक ज्योतिषी को कैसे होना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, कि सुबह उठ के वो सर्वप्रथम अपने नित्य कर्म करने के बाद में सर्वप्रथम पंचांग देखे, पंचांग के बाद अपना अन्य कार्य जो हैं वो प्रारंभ करे, फल कथन करने से पूर्व आने वाले क्या पूरा वर्णन याद कर ले। आपको पूरा ज्ञान होने से यह है कि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से वर्णित कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको इन विषयों का ज्ञान नहीं है और ये सब आप सुचिरभूत रूप से नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक शब्द दिया है, वो है नक्षत्र सूचक। मतलब अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या आप ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप ज्योतिषी कहलाने योग्य नहीं, आप नक्षत्र सूचक ही कहे जाते हैं। ये ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये ग्रंथों में दिया है और मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी कम से कम विषय का विस्तृत अध्ययन कर ही कुछ करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस विषय का आज के जमाने में परिप्रेक्ष्य में बहुत ही दुरुपयोग सा हो रहा है और इसी कारण से लोगों का विश्वास भी इसके ऊपर से उड़ता जा रहा है। वो सब इस विषय के लिए घातक है और जनमानस के लिए भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार से ज्योतिष में चलते हुए
जो जर्नी आज मैंने यहाँ तक की है, बीच में मुझे जर्नी में मेरे नौकरी में रहते हुए भी मेरे एक गुरु डॉक्टर राधारमण दास जी, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे, उन्होंने मुझे एक क्लू दिया था कि जो जिस तरह से ज्योतिष मनुष्यों पर काम करता है, उस तरह पर वृक्षों पर और पेड़ पौधों पर भी काम करता है। तो चूंकि तुम बॉटनी के विद्यार्थी हो, तो इसी में पीएचडी करो। तो उन्होंने मुझे विषय भी दिया था, मेडिसिनल प्लांट्स एस्ट्रोलॉजी, देयर एनवायरनमेंट इन क्योर ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। इस विषय पर मतलब मेडिसिनल प्लांट्स की एस्ट्रोलॉजी की कौन सा प्लांट ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में कौन सी दवाई देगा, ये सब चीजें एक इसकी ज्योतिष की एक अलग शाखा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत उनके रहते मैंने पीएचडी भी किया। उसके बाद ज्योतिष का उन्होंने, जब एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सभी विश्वविद्यालय में ये कोर्स लागू करने के लिए प्रयत्न किया था। तब यहाँ ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में मैंने इनका पहला सिलेबस बना कर दिया था, और ये कोर्स चालू करवाने में भी उनकी विश्वविद्यालय की मदद की थी, और वो आज तक अविरत चल रहा है। इस तरह से जो ज्योतिष की जर्नी रही है, वो मैंने अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हुए सिद्धांत, संहिता, होरा, इसके साथ साथ पाश्चात्य ज्योतिष का भी अध्ययन किया, क्योंकि पाश्चात्य ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में एक फर्क है। भारतीय ज्योतिष की गणना से अगर आप लग्न निकालेंगे, तो हो सकता है आपका कोई लग्न, मान लीजिए कि कर्क लग्न आता है, तो उससे जो है कर्क लग्न पाश्चात्य ज्योतिष से अगर आप करेंगे तो आपका सिंह लग्न होगा। ये फर्क क्यों आ रहा है, इसको कैसे निवारण किया जाएगा, और दोनों अपने अपने पद्धति से भविष्य कथन अगर कर रहे हैं तो दोनों का सही कैसे आ रहा है, इसको तुलनात्मक अध्ययन भी जीवन में किया। तो इस तरह से मेरी ज्योतिष की जर्नी जो है आगे बढ़ती रही, और आशा करता हूं कि आगे तक अविरत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वृत्तांत, अपनी यात्रा का विवरण किया, लेकिन उसमें साथ में संदेश भी दिया। अगर हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं तो ऋषि दृष्टा थे, और ऋषि चेतना, ऋषि दृष्टा थे, ऋषि जो स्काई देखे, हाँ, स्काई को नियमन में लाए, और जीवन के कुछ क्रमों को समझने के लिए उन्होंने उस कहते हैं हम लोग 360 ऑर्बिट को या गोलार्ध को उन्होंने एक फ्लैट में यानी 12 खांचों में जीवन में जो विभिन्न घटनाक्रम है उसमें बांट दिया। और हम जानते हैं कि क्रांतिव्रत में जो इन्फ्लुएंस रहा, तो ग्रहों को उसमें उतारा, जिसमें राहु केतु हमारे 2 छाया ग्रह रहे। प्रश्न उसमें यही उठता है कि गणित का विकास भी हम कहते हैं हमारे यहाँ हुआ, और गणित, ऐसा मेरे गुरु भी कहते हैं आदरणीय योगेश झा साहब, की गणित का जो बेसिक उपयोग वो उन प्लेसमेंट, उन पोजीशंस को रखने में। और अगर हम बात करते हैं होरा की विकी, जो हमारा क्लासिक है फलित, दैट इज एलिमेंटल, और जिसको हम कहते हैं तत्व है, उसमें डायग्नोसिस के पैटर्न्स हैं। जैसे उत्तर कालामृत में हम देखते हैं कि कारकत्व हैं ग्रहों के, उनको हम अभी गणितीय पक्ष से नहीं ला पाए, लेकिन पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पोजिशनिंग पे जो हमारे अगले 2 अंक आपके साथ में है, अयनांश पे और यवन मतों से, उन पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जो पंचांग, आपने अपनी बात कही, मैं एक फाइनेंशियल मार्केट टेक्नीशियन एनालिस्ट हूँ, मार्केट नहीं देखूंगा तो मैं दिन भर के मार्केट का हाल नहीं जान सकता। और अगर काल की बात कर रहे हैं और पंचांग नहीं समझते हैं, तो ये
अगर हम देखें तो ये जो लाइवलीहुड के लिए या दर्शन के लिए जो लोग इसे अपनाते थे, उसे देखना बड़ा आवश्यक होता है कि वही आपको दिन भर उसके बारे में जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसको फलीभूत करता है। यह आना इसलिए आवश्यक भी है कि जब कंप्यूटर नहीं था तब तो आप कुछ कैलकुलेशन करते थे। जब कोई काम करते हैं तो उसमें आप उस मन लगता है, तो मन लगने से उस काम में आपकी दक्षता आती है। यह जो हम वही बात करते हैं फलित संहिता, तो इसमें मैंने जो मेरे गुरु हैं उनका मार्गदर्शन रहा और काफ़ी 2 दशक पहले श्री बी.एल. ठाकुर का पूरा साहित्य मैंने जब लिया था उनके परिवार से किसी से मैं जुड़ा भी हूँ। तो यह चीज़ समझ में आई थी कि 3 ग्रह हैं, ये 3 जो विभाग हैं, ग्रह, भाव और राशि। इनों के जब सामंजस्य को हम समझते हैं तो हम शायद एक कॉम्बिनेशन को फलित के रूप में कह पाएँ। जब इनमें हम पंचांग के अंग लगा पाएँ, तो हम देश-काल परिस्थिति को छोड़ हम संहिता यानी जो सृष्टि में हो रहा है हम उसको देख पाते हैं। संहिता और अगर हम गणित की बात करें तो पंचांग सिद्ध के लिए तो गणित की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि फलित के बाद संहिता है, संहिता से पहले मतलब संहिता फलित के पहले नहीं है। जब हम 3 एस्पेक्ट पे जिसमें हम ग्रह, भाव और राशि कहते हैं, उसके ऊपर जब पंचांग के हम बाकी 5 अंगों को लगाते हैं, तो हम उस काल को समझना शायद प्रारंभ कर सकते हैं जो वनस्पति पे हो, जैसे आपका वनस्पति तंत्रम पे एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में बड़ा आप उसमें एक्सपर्टाइज़ है आपका, मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ और उसे भी आप बड़े न्याय से और बड़े कहते हैं कि एथिकल आप प्रैक्टिशनर हैं उस चीज़ के। ये आपका जो एक वरदान था जीवन का और जिससे मैसेज मिला ये अभूतपूर्व था। तो अब आपसे अगली चर्चा अगले अंक में हम जुड़ रहे हैं जिसमें अब हम बात करेंगे, जिसमें आपने पाश्चात्य ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष, हम इन सारी चीज़ों को खुले खुले मन से बात करते भी जाएँगे और ये तो मन की बात है और तीखी बात भी है। इस पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप ही हैं कि जो चीज़ों को बड़े सहजता से और अच्छे से कह देते हैं। तो आपसे अगले अंक में मुलाकात होती है जिसमें हम एक अविनाश रहस्य को समझने का आपसे प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ यवन काल में चलेंगे, कुछ चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आपसे मिलता हूँ अगले अंक में। धन्यवाद।